तो पोइम का नाम है ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे। सेंट सिसिलिया एक सेंट थी, लेडीज़ थी, सिसिलिया उसका नाम था, और वो फेमस है म्यूज़िक के लिए। उसको म्यूज़िक की देवी माना जाता है, ठीक है। उसने बहुत सारे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया। तो ये जो पोइम लिखी जॉन ड्राइडन ने लिखी। नाम सुना है जॉन ड्राइडन का? जॉन ड्राइडन रेस्टोरेशन एज का एक मेजर लिटरेरी फिगर है। रेस्टोरेशन एज हमने पढ़ा था 1660 से 1700 के बीच में। तो इस एज के अंदर जो प्रमुख कवि था वो जॉन ड्राइडन था। और जॉन ड्राइडन जो है उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी पोइम्स लिखी। उसी की एक पोइम हमारे सिलेबस में है, सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे। तो आपको ये याद रखना है, इस पोइम का पूरा नाम, सिसिलिया कौन है, म्यूज़िक की देवी है, और उसके सम्मान में ये कविता लिखी है जॉन ड्राइडन ने, और ये लिखी गई है 1687 में। हाँ, ये बहुत ही बेसिक फैक्ट होते हैं किसी भी पोइम के, कि उसका राइटर कौन है और कब लिखी गई, ठीक है। तो इस नाम से आपको पता लग जाता है कि ये पोइम किसके बारे में होगी, सेंट सिसिलिया के बारे में होगी और म्यूज़िक के बारे में होगी। क्योंकि सेंट सिसिलिया को म्यूज़िक की देवी माना जाता है, तो म्यूज़िक की देवी को ये एक तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं इस पोइम में। और इस पूरी पोइम के अंदर हमें बताया गया है कि तरह तरह के जो वाद्य यंत्र हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उनका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इमोशंस पे। जैसा कोई आप कविता, कोई आप फिल्म देखते हो, कोई आप गाना सुनते हो, तो कुछ वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिनके बजने से हम सैड हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे नाचने को जी करता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे मन को शांति सी मिलती है अजीब सी, कुछ वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिनसे मन में कोई रोमांस की फीलिंग भी आती है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिससे गुस्सा आता हो। जैसे हर ओकेज़न के लिए अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। युद्ध करते हैं तो वो बजाते हैं ना ट्रम्पेट्स, उससे मन में ऐसे जोश आ जाता है कि लड़ो। या फिर अगर कोई परेड हो रही है तो उसमें कोई बांसुरी तो बजती नहीं, बांसुरी थोड़ी बजेगी, परेड में क्या बजेगा, वो ड्रम बजता है, ड्रम ड्रम ड्रम, उससे कुछ जोश आ जाता है कि चलो करो आगे बढ़ो, है ना। तो इस पूरी पोइम में आपको ये देखने को मिलेगा कि हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या रोल है हमारे इमोशंस में। और ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सेंट सिसिलिया ने उनके मतलब एक रस्म क्या शुरुआत से ये बने सर, वो देवी है म्यूजिक की। जैसे हमारे यहाँ भी देवियाँ होती है ना अलग अलग से, विद्या की देवी सरस्वती हो गई, धन की लक्ष्मी होगी, वहाँ एक तरह से सिसिलिया को म्यूजिक का माना जाता है। ओके, तो आई थिंक दिस फैक्ट इज क्लियर टू यू। नाउ यू कैन राइट समथिंग इफ देयर इज ए क्वेश्चन इन योर एग्जाम, राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया। नाउ यू आर क्वाइट अप्राइज्ड ऑफ दिस पोएम। आई थिंक तो मैं काफ़ी कुछ पता लग गया है ना, लिख दोगे। ड्राइडन ने लिखी है और म्यूजिक के समर्पित है ये पोएम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया। इंग्लिश में लिख दोगे ना अपनी लैंग्वेज में। मैंने इसके मेन पॉइंट्स थोड़े कलेक्ट किए थे आपके लिए, एग्जाम में काम आएंगे आपके लिए। पोएम अपने बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसकी समरी, इसकी थीम, इसकी जो मेन पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपको लिख के आने ही है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। इसके मैंने भेजे थे ग्रुप में, आप उसको पढ़ लेना। ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे इज सेपरेटेड इनटू 8 स्टैंजास। अभी जो पूरी पोएम है इसमें कितने स्टैंजा हैं? 8 स्टैंजास। आप नोट करते जाओ, मैं लास्ट में पूछूंगा कि आपको क्या पता लगा, है ना। तो मैं बाद में लास्ट में पूछूंगा कि हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन दिस पोएम, योर आंसर विल बी 8 स्टैंजास। टिल नाउ यू हैव known about this poem 4 or 5 points that is dedicated to Saint Cecilia. In this poem, the poet has described all the various musical instruments and what are the effects of those musical instruments on human soul. ये भी समझ गए हो आप, है ना। 3-4 पॉइंट आप समझ गए हो कि सेंट सिसिलिया म्यूजिक की देवी को समर्पित है। म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे इमोशंस पे, हमारी आत्मा पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये है। लिखी कब गई है? 1687 में लिखी गई है। कितने स्टैंजास हैं? 8 स्टैंजास हैं। द फर्स्ट 7 वर्सेस आर संग बाय ए सिंगल वॉइस। तो इसमें 8 स्टैंजास है ना, उसमें से पहले जो 7 स्टैंजा है वो एक सिंगल वॉइस ने बोले, यानी एक व्यक्ति के बोले हुए, कोई भी हो सकता है। और जो लास्ट स्टैंजा है वो ग्रैंड कोरस है। वाइल द लास्ट स्टैंजा इज मीट फॉर द ग्रैंड कोरस। कोरस क्या होता है? आपने कोई सॉन्ग जब आप देखते हो उसकी डिटेल, उसमें लिखा होता है ना मोहम्मद रफ़ी एंड कोरस और जसी गिल एंड कोरस, यानी एक तो मेन गायक है और उसके पीछे पीछे जो गाते हैं ना समूह में इकट्ठे लोग, उसको कोरस बोलते हैं। तो ये लास्ट वाला स्टैंजा ना, ये कोरस के लिए, यानी सभी लोग मिलकर गाते हैं इसको। As it is a song occasioned for Saint Cecilia's days on 22 November 1687, it has such a structure. अब ये जो सॉन्ग है, ये जो कविता है, सेंट सिसिलियाज डे जो कि 22 नवंबर को मनाया जाता है हर साल, यह को याद रखना है कि सेंट सिसिलिया डे कब मनाया जाता है? 22 नवंबर 1687 को मनाया गया था। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, 22 नवंबर को। द पोइट चूजेज द ऑल्टरनेटिव एंड क्लोज राइम स्कीम। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो ऑल्टरनेटिव है और क्लोज है। राइम स्कीम इसकी फिक्स नहीं है, ऑल्टरनेटिव बदलती रहती है, और क्लोज है। क्लोज का मतलब होता है कि हर लाइन के एंड में वो पूरी हो जाती है। द आयाम्बिक मीटर इज मोस्टली यूज इन दिस पीस। और इसमें मीटर कौन सा यूज़ किया गया है? मोस्टली आयाम्बिक पेंटामीटर। आयाम्बिक मीटर, पेंटा नहीं है, आयाम्बिक मीटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। ये आपको बताना है कि इस पोएम में कौन सा मीटर यूज हुआ है? आयाम्बिक। और राइम कौन सी यूज हुई है? ऑल्टरनेटिव और क्लोज्ड। इन्वोकेशन ऑफ सेंट सिसिलिया। इन्वोकेशन होता है, सबसे पहले इन्वोकेशन होता है। इन्वोकेशन का मतलब स्तुति। स्तुति क्या होती है? यशोगान, प्रशंसा किसी की। जब भी हम कोई भजन शुरू करते हैं, कोई गाना शुरू करते हैं, कोई बड़ा काम शुरू करते हैं, तो हम किसी गॉड को याद करते हैं, उसको इन्वोकेशन करते हैं। ड्राइडन बिगिंस द पोएम बाय इन्वोकिंग सेंट सिसिलिया, आस्किंग फॉर हर इंस्पिरेशन एंड ब्लेसिंग इन सेलिब्रेटिंग म्यूजिक।
तो सबसे पहले वो सिसिलिया को याद करता है, उसकी ब्लेसिंग्स मांगता है कि आप मेरे पे कृपा करो कि मैं कुछ लिख सकूँ। जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो भगवान को याद करते हैं, इसमें क्योंकि ये उसी के लिए लिखी जा रही है, तो उसको याद करना ही है, उसकी इन्वोकेशन तो उसको करना ही है। प्रेज ऑफ म्यूजिक, तो इस पोएम में आपको क्या मिलेगा? प्रेज ऑफ म्यूजिक मिलेगा, इसमें म्यूजिक की प्रशंसा की गई है। द पोएम एक्सटोल्स द पावर एंड ब्यूटी ऑफ म्यूजिक, पोर्ट्रेइंग इट एज डिवाइन आर्ट दैट हैज एबिलिटी टू मूव एंड इंस्पायर बोथ ह्यूमंस एंड सेलेस्टियल बीइंग्स। तो इसमें बताया गया है कि म्यूजिक में एक ताकत है कि वो ह्यूमंस को और जो भी प्राणी है इस ब्रह्मांड में उन सभी को इंस्पायर कर सकता है म्यूजिक। आप एग्री इस बात से? म्यूजिक में पावर होती है, वो हमें इंस्पायर करता है। जैसे कोई फिल्म देखते हैं, अगर उस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं होगा, मज़ा ही नहीं आएगा, हमें पता नहीं लगेगा किस सीन पे रोना है किस पे नहीं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो जब म्यूजिक कैसे चेंज होता है फिल्मों में, देखो जब कोई लड़ाई वाली बात आती है तो अलग म्यूजिक चलता है, कॉमेडी कोई दिखानी तो अलग म्यूजिक चलता है, रोमांस दिखाना हो अलग म्यूजिक चलता है ना। और किसी तरह की और कोई घटना, हर घटना के लिए अलग अलग म्यूजिक होता है, ऐसा नहीं कि एक ही म्यूजिक चल रहा है हर जगह, उसमें फीलिंग्स ही नहीं आएंगी हमें। तो यही बताया कि म्यूजिक में बहुत पावर होती है और ये डिवाइन आर्ट है। डिवाइन आर्ट क्या होता है? डिवाइन मीन्स दैवीय, मतलब अलौकिक शक्ति इसके अंदर। क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू म्यूजिक, और इस पोएम में तो ये बताया गया है कि इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड की रचना म्यूजिक से हुई है। म्यूजिक से पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, सब बंजर था, और जब म्यूजिक बजा सबसे पहले तभी ये सारे जो एटम्स हैं, एटम्स जो है सारे अपनी शेप में आए। इस पोएम में ये बताया गया कि हालांकि हो सकता है सही ना हो, लेकिन मानना है कि द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय म्यूजिक। ड्राइडन एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट म्यूजिक प्लेड ए फंडामेंटल रोल इन क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। ड्राइडन बताता है कि इस दुनिया को बनाने में म्यूजिक का एक फंडामेंटल रोल है। फंडामेंटल मीन्स महत्वपूर्ण, मूलभूत। विद द हार्मनी ऑफ द स्फीयर्स शेपिंग द कॉस्मोस, तो जो स्फीयर्स है, स्फीयर का मतलब होता है आकाशीय पिंड है। ये आकाशीय पिंड पहले अव्यस्त थे, बाद में म्यूजिक से ये एक अरेंजमेंट में आ गए। म्यूजिक एज ए यूनिफाइंग फोर्स, जिसमें बताया कि म्यूजिक को यूनिफाइंग फोर्स बताया। यूनिफाइंग फोर्स का मतलब जो सबको एक करे रखती है, यूनिफाई करती है, एक करना। फोर्स में कहा द पोएम सजेस्ट दैट म्यूजिक हैज द पावर टू यूनाइट डिस्पैरेट एलिमेंट्स एंड ब्रिंग हार्मनी टू द यूनिवर्स। द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूजिक ऑन इमोशंस, फिर हर स्टेंजा के अंदर हर एक वाद्य यंत्र के बारे में बताया कि ये वाद्य यंत्र, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा इमोशन हमारे अंदर जगाता है। जैसे ट्रम्पेट है वो युद्ध में काम आता है, बांसुरी है वो हमारे अंदर करुणा जगाती है, रोमांस जगाती है, ड्रम जो है वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह से और भी काफ़ी इसमें हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का रोल बताया कि क्या रोल होता है। ड्राइडन एम्फसाइजेस द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ म्यूजिक, डिस्क्राइबिंग हाउ इट कैन सूद सोरो, इंस्पायर करेज एंड एलिवेट द सोल। द रोल ऑफ म्यूजिक इन रिलीजियस वर्शिप, रिलीजियस वर्शिप में म्यूजिक का रोल क्या है ये भी बताया गया है। अब देखो जो धार्मिक गाने होते हैं उनका म्यूजिक अलग होता है, उनका म्यूजिक वैसे तो नहीं होता जैसे कोई पॉप सॉन्ग होता है ना, उसमें गिटार और ड्रम बजाएंगे, भजन में तो बचेगा ही, उसमें तो वो ढोलकी और वही बांसुरी और वो चीज़ें ठीक लगती हैं। Saint Cecilia is celebrated as patron saint of music, and the poem highlights the importance of music in religious worship, praising to ability to enhance devotion and praise to God. अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से हैं? ड्राइडन विविडली डिस्क्राइब्स वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सेलिब्रेटिंग देयर ब्यूटी एंड द इंजेंटिंग साउंड्स दे प्रोड्यूस। हमने वैसे पढ़ लिया है, सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेन में वो उनके बारे में बताता है कि कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से भाव दिखाते हैं। द पावर ऑफ पोइट्री एंड म्यूजिक, द पोएम एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोइट्री एंड म्यूजिक, सजेस्टिंग दैट दे आर इंटरट्वाइंड आर्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट ब्यूटी एंड मीनिंग। तो इसमें ये भी बताया कि पोइट्री और म्यूजिक दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। म्यूजिक के बिना पोइट्री अधूरी है और पोइट्री के बिना म्यूजिक अधूरा है। पोइट्री का मतलब जो गाने के बोल होते हैं वो, अगर उनको ऐसे गाएंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, म्यूजिक के साथ गाएंगे तो ज़्यादा प्रभाव आएगा। और ऐसे अगर म्यूजिक है कुछ गा नहीं रहे हैं, सिर्फ म्यूजिक की बज रहा है तो भी मज़ा नहीं आएगा। ये इंटरट्वाइंड है, इंटरट्वाइंड का मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ट्रायम्फ ऑफ म्यूजिक ओवर डिस्कॉर्ड, ड्राइडन कॉन्ट्रास्ट द हार्मनी ऑफ म्यूजिक विद द डिस्कॉर्ड ऑफ chaos, सजेस्टिंग दैट म्यूजिक हैज द पावर टू ओवरकम स्ट्राइफ एंड ब्रिंग ऑर्डर टू द वर्ल्ड। तो इस लाइन में भी यही बताया गया है कि लड़ाई झगड़े को किसके द्वारा जीता जा सकता है? म्यूजिक के द्वारा। कम टू द रोल ऑफ वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात इस पोएम में की गई है? ट्रम्पेट्स, सबसे पहला ट्रम्पेट है। Dryden portrays trumpet as instruments of grandeur and majesty, capable of heralding important events and stirring emotions with their powerful sound. Trumpet कौन सा होता है? Trumpet देखा है? हाँ वैसा था, वही होता है ट्रम्पेट, जिसको युद्ध में बजाते हैं, पीटी में बजाते हैं, आर्मी वाले बजाते हैं, ऐसे बोलता है ना वो। तो ड्राइडन ने इसको बताया गया कि ये हमारे अंदर इमोशंस, जो मजबूत वाले इमोशंस है ना, तो अनुशासन वाले और आगे बढ़ने वाले, तरक्की करने वाले, वो इमोशंस को जगाता है। और ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी बताया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है ऑर्गन, उसका नाम ऑर्गन है। द ऑर्गन इज डिपिक्टेड एज द किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैजेस्टिक एंड ओ इंस्पायरिंग म्यूजिक दैट फिल्स द सोल विद रेवरियंस एंड डिवोशन। ये सम्मान की भावना जागृत करता है हमारे अंदर। ऑर्गन एक इंस्ट्रूमेंट है जो रेवरियंस एंड डिवोशन, समर्पण की भावना जो है वो जागृत करता है। वायलिन, वायलिन तो आपने देखी होगी, सुनी भी होगी। वो कैसी आवाज़ होती है उसकी? वो क्या क्रिएट करती है हमारे अंदर? वो दुख क्रिएट करती है, दुख कौन सा होता है? करुणा जगाती है हमारे अंदर। उसको ऐसी इवेंट्स पे बजाया जाता है जहाँ सीन थोड़ा दर्द भरा चल रहा हो, हीरो बिछड़ रहे हैं या हीरो मर रहा है, हीरोइन रो रही है, ऐसी चीज़ों में बुझाते हैं लोग। डायरेक्ट डिस्क्राइब वायलिन एज इंस्ट्रूमेंट दैट कैन एक्सप्रेस द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर इमोशंस। डेलिकेट और टेंडर इमोशंस के लिए, डेलिकेट क्या होता है? कोमल, टेंडर भी नाजुक,
उन इमोशंस को शो करने के लिए ये बजाया जाता है। विद देयर स्वीट एंड मेलोडियस टोन्स इवोकिंग फीलिंग ऑफ लव एंड ब्यूटी। और इसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है कि लव और ब्यूटी के इमोशंस भी जागृत करती है। वैसे तो बजाने का तरीका होता है अलग अलग, इसको सैड टोन में भी बजा सकते हैं और रोमांटिक टोन में भी बजाया जा सकता है। ज़्यादा ये सैड टोन में बजाई जाती है, तो इसमें ये बताया गया कि लव और ब्यूटी के इमोशंस भी जगाती है। अब आता है फ्लूट, बांसुरी। बांसुरी कौन से इमोशन जगाती है? और वही बात है, बांसुरी बजाने का तरीका होता है, आप कैसे भी बजा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ये मतलब सूदिंग इमोशन, सूदिंग इफेक्ट होता है इसका। सूदिंग का मतलब शांत करती है माइंड को, है ना। मतलब कभी अपने कोई ऐसी फ्लूट की आवाज़ सुनते हैं तो हमारा माइंड से रिलैक्स हो जाता है। और आपने देखा जब कोई नेचुरल सीन दिखाते हैं तो उसके पीछे ज़्यादातर फ्लूट बजती दिखाई देंगे। फ्लूट्स आर पोर्ट्रेड एज इंस्ट्रूमेंट दैट कैन imitate the sounds of nature with their gentle and airy melodies, transporting listeners to idyllic landscape and peaceful scenes। ये बताया गया कि जो पीसफुल सीन होते हैं और इसकी जो साउंड है वो नेचर से मिलती है काफ़ी ज़्यादा, तो ये नेचुरल साउंड प्रोड्यूस करती है। अब है हार्प। The harp is celebrated for its ethereal and celestial sound capable of evoking heavenly realms and spiritual ecstasy। हार्प एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप ये चेक कर लेना, हार्प आपको फोटो मिल जाएगी गूगल इमेज पे देखोगे ना, तो इसकी भी साउंड वैसी है। ल्यूट, ल्यूट भी बांसुरी जैसा एक वाद्य यंत्र होता है। अपने पिछले सेमेस्टर में थी ना ल्यूट, बड़ा माई ल्यूट अवेक, तो वो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ल्यूट्स आर डिस्क्राइब्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लव एंड रोमांस। ये लव एंड रोमांस की बताई गई है। विद देयर सॉफ्ट एंड डलसेट टोन्स इंस्पायरिंग पैशन एंड लॉन्गिंग इन द हार्ट्स ऑफ लिसनर। तो ये जो सुनने वाले जो होते हैं उनके अंदर ये लव की भावना जगाती है, प्यार की भावना जगाती है। तो आपने रोमांटिक म्यूजिक भी सुने होंगे, उसमें ज़्यादा कौन से वाद्य यंत्र यूज होते हैं? रोमांटिक जो गाने होते हैं उनमें कोई भी, जैसे पियानो है, गिटार है ना, ल्यूट भी है इसमें शामिल। ड्रम्स, ड्रम आपको बता दिया, पीटी में, परेड में, युद्ध में ड्रम का यूज़ करते हैं। ड्राइंग कॉन्ट्रास्ट द सब्लाइम साउंड्स ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट्स विद देयर earthy and primal rhythm of drums, suggesting that they represent the pulse of life and the beating heart of music। तो ये जो ड्रम जो है वो दिल की धड़कन को रिजेंबल करता है साथ में, जैसे दिल धड़कता है ना वैसे वो ड्रम बजता है जोर से। The various musical instruments each contribute to rich tapestry of sound in the poem, showcasing their unique qualities and roles in expressing different emotions and moods। ये वही बात आ गई, जो सारे के सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बताया गया कि किस तरह से